जीव द्रव के बारे में हम आपको बता दें कि जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। भौतिक आधार माना जाता है। ओके गाइस, कि जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव। और इस जीव द्रव की खोज की थी पुरकिंजे ने। किसने की थी? पुरकिंजे ने। और लगभग 1839 में इन्होंने की थी। अब हम बात करने वाले हैं कि केंद्रक में आगे क्या है। ये केंद्रक जो है, इस केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। गाइस ध्यान से समझना, इस केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, केंद्रक में क्या होंगे? क्रोमोसोम्स होंगे। और ये क्रोमोसोम कोशिका विभाजन के समय, यानी कि सेल डिवीजन के समय, कोशिका विभाजन के समय ये छड़ाकार दिखाई देते हैं। छड़ाकार दिखाई देते हैं। मैंने आपसे भी क्या कहा? देखिए, केंद्रक जो है उसमें क्या उपस्थित होंगे? क्रोमोसोम्स उपस्थित होंगे। और क्रोमोसोम जब कोशिकाओं में विभाजन होता है तब ये क्रोमोसोम जो हैं छड़ाकार आकृति में बदल जाते हैं, इसलिए हमें छड़ाकार दिखाई देते हैं। आगे हम बात करेंगे, आप इनको राइट करते हुए भी चलें। अगर किसी कोशिका में विभाजन होना है या कोशिका में विभाजन हो रहा है तो उसका क्रोमोसोम छड़ाकार आकृति में बदल जाता है। अब हम यहां पर ध्यान देंगे कि जो मैं क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूं, क्रोमोसोम, उसमें आनुवांशिक लक्षण होते हैं या आनुवांशिक गुण मौजूद होते हैं। तो मैंने क्या कहा? इस क्रोमोसोम में क्या होंगे? आनुवांशिक गुण मौजूद होते हैं। अब गाइज आप थोड़ा ध्यान देना, केंद्रक में क्या है? क्रोमोसोम्स। और जब क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर आनुवांशिक गुण विद्यमान होते हैं। अब इन आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना होता है। तो देखिए, जब ये आनुवांशिक गुण माता पिता के द्वारा डीएनए के माध्यम से एक से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। अब हमें समझना यहां पर ये है कि जब ये क्रोमोसोम जो हैं कोशिका विभाजन के समय हमने पढ़ा है कि ये छड़ाकार हो जाते हैं। दूसरी बात, इन क्रोमोसोम्स के अंदर आनुवंशिक गुण विद्यमान होते हैं जो माता पिता के द्वारा डीएनए के रूप में अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगली बात यहां पर करते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये डीएनए के और प्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रोमोसोम हैं वो किन के बने होते हैं। तो गाइस रिमेन कि क्रोमोसोम जो हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि ये जो डीएनए है ये आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है सभी जीवों का। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जीवों की आनुवंशिक इकाई क्या है या आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा? डीएनए। ठीक है, और इस डीएनए में उस जीव से या उस कोशिका से संबंधित सारी सूचनाएं निहित रहती हैं। तो ध्यान रखना कि इस डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और इस डीएनए में उस कोशिका से संबंधित सारी सूचनाएं मौजूद होती हैं। राइट कर लीजिए इसको भी। और दूसरी बात हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि ये डीएनए जो है ना वो उस कोशिका के निर्माण की और उससे संबंधित रासायनिक जो गठन है, संगठन है, उन सब की इकाई इस डीएनए को माना जाता है। आगे हम बात करते हैं कि ये जो डीएनए है इसका जो क्रियात्मक खंड होगा, गाइस ध्यान देना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर भी कि डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है वो जीन है। क्या है? जीन। अब इसको हमें पढ़ना है
कि डीएनए का क्रियात्मक खंड क्या है, जीन है, उन्हें जीन कहा जाता है। अब गाइस देखिए, हमने कुछ समय पहले कहा है कि जब कोशिका का विभाजन होता है तो केंद्रक में क्या मौजूद है, क्रोमोसोम्स। वो क्रोमोसोम्स किस में बदल जाते हैं, छड़ाकार आकृति के हमें दिखाई देते हैं। अब मान लीजिए कि किसी कोशिका में विभाजन हो ही ना, तो क्या होगा, देखिए गाइस, अगला पॉइंट आपका है, जब कोशिका विभाजित नहीं होती है, विभाजन ना हो कोशिका में, जब कोशिका में क्या ना हो, विभाजन ना हो। ध्यान से देखना कि जब कोशिका में विभाजन ना हो तो डीएनए जो है वो उस कोशिका में क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में, क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है, क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। तो गाइस ध्यान देना, जब कोशिका में विभाजन होगा तो क्रोमोसोम जो हैं वो छड़ाकार आकृति के बन जाएंगे, लेकिन कंडीशन ऐसी आ जाए कि उस कोशिका में विभाजन ना हो तो उस कोशिका में जो डीएनए होगा केंद्रक में, वो डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में उस कोशिका के अंदर मौजूद रहेगा। तो इसको भी आप राइट करेंगे। और ये जो डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में उस कोशिका में रहेगा, लेकिन वहां पर हम आगे देखते हैं कि ये जो डीएनए पदार्थ है किस में बदल जाएगा, क्रोमेटिन में। अब ये क्रोमेटिन दिखने में कैसे होंगे, तो ये क्रोमेटिन जो है ये धागे समान आकृति में दिखाई देते हैं, धागे समान इनकी आकृति हो जाती है। तो इसको भी आप साथ में राइट करें कि जब कोशिका का विभाजन नहीं होता है तो उस कोशिका के केंद्रक में उपस्थित जो डीएनए है वो क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में बदलकर उस कोशिका में विद्यमान रहता है, और वो क्रोमेटिन पदार्थ जो बना है डीएनए वो धागे समान हमें दिखाई देता है। राइट कीजिए इसको भी। आगे हम बात करेंगे, सपोज करो पहली कंडीशन तो हमने क्या देखी, जब कोशिका विभाजन हुई तो क्रोमोसोम जो है, डीएनए जो है वो छड़ाकार बन गए। दूसरा हमने क्या कहा कि विभाजन ना हो अगर किसी कोशिका में तो डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ में बदल जाएगा और किस आकृति के हो जाएंगे, धागे समान। अब मैं यूं कह रहा हूं आपसे कि मान लीजिए कि अब वो कोशिका विभाजित होने वाली है तो क्या होगा। तो देखिए गाइस, जब कोशिका विभाजित होने वाली हो, मैं यहां पर राइट कर रहा हूं कि जब कोशिका विभाजित होने वाली हो, विभाजित होने वाली हो तो क्रोमेटिन पदार्थ क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। तो गाइस पहले इसको राइट करिए, फिर हम देखते हैं। जब सेल्स विभाजित होने वाली हो तो क्रोमेटिन पदार्थ किस में बदल जाएंगे, क्रोमोसोम में बदल जाते हैं या क्रोमोसोम में संगठित हो जाते हैं। अब लास्ट इंपोर्टेंट केंद्रक में आपका पॉइंट यही है कि कई जीव ऐसे होते हैं जिनमें केंद्रक के द्वारा ही जनन की क्रियाएं होती हैं। ठीक है गाइस, कई जीवों में जनन की क्रियाएं या जनन केंद्रक के द्वारा होता है। केंद्रक यानी कई जीवों में जनन की क्रियाएं केंद्रक पर निर्भर होती हैं। तो गाइस आज हमने केंद्रक के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर ली थी, और केंद्रक के अंदर ही डीएनए आरएनए पदार्थ भरे हुए रहते हैं, केंद्रक में ही क्रोमोसोम्स होते हैं। और आज हमने यहाँ पर यह जाना कि जब कोई कोशिका विभाजित होनी होती है तो केंद्रक में उपस्थित जो क्रोमोसोम्स है वो छड़ाकार हो जाते हैं कोशिका के विभाजन के समय। लेकिन दूसरी बात हमने यहाँ पर यह पढ़ी थी कि केंद्रक में जो क्रोमोसोम या डीएनए मौजूद हैं और उस कोशिका में विभाजन नहीं हो रहा है,
तो वो क्रोमोसोम्स जो हैं क्रोमेटिन पदार्थ में बदल जाते हैं और धागे समान हमें दिखाई देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोशिका का विभाजन होने वाला हो तो जो क्रोमेटिन में बदला है वो वापस क्रोमोसोम के रूप में संगठित हो जाता है, फिर उस कोशिका का विभाजन प्रारंभ हो जाता है। और लास्ट बात हमने केंद्रक में आपसे ये कही है कि केंद्रक जो है ना कई जीवों के लिए जनन में बहुत सहायक होता है। तो गाइस आज हमने केंद्रक के बारे में यहाँ पर पढ़ा है। धन्यवाद।